नमस्कार साथियों, मैं मोहनलाल एम के संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि के अंतर्गत पर रूप स्वर संधि। इससे पूर्व में हमने स्वर संधि के अंतर्गत यण, अयादि, गुण और वृद्धि स्वर संधि का अध्ययन किया था। अब हम पर रूप स्वर संधि पढ़ते हैं। पर रूप स्वर संधि का प्रथम सूत्र है एंगी पर रूपम। वृत्ति आदुपसर्गादेंगादौ धातौ परे पर रूपम एकादेशः स्यात्। अर्थात आद उपसर्गात एंग आदो, आद उपसर्गात अवर्णांत उपसर्ग से एंग आदो, एंग आदि वाली यानी ऐसी धातुएं जिसके प्रारंभ में एंग हो, और एंग अर्थात ए ओ, क्योंकि हमने संज्ञा प्रकरण में एंग के अंतर्गत ए और औ ये दो प्रत्याहार पढ़े थे। तो अर्थात अ वर्ण से एंग आदि वाली धातुएं हों तो पर पूर्व प्लस पर अर्थात ए वर्ण प्लस ए ओ के स्थान पर रूपम एकादेश है, स्यात् पर रूप एकादेश हो जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। ए वर्णांत उपसर्ग के बाद एंग आदि अर्थात ए ओ से प्रारंभ होने वाली धातु होने पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। यह कहता है एंगी पर रूपम आद उपसर्गाद देंगादो धातु परे पर रूपम एकादेश है स्यात्। अब पर रूप एकादेश से क्या तात्पर्य है? पर रूप एकादेश कहने से तात्पर्य यह है कि बाद वाला वर्ण यहाँ पूर्व और पर के स्थान पर बाद वाला वर्ण आदेश होगा। अर्थात यदि ए प्लस ए है तो यहाँ पर रूप एकादेश ए आदेश हो जाता है दोनों के ही स्थान पर, और ए प्लस ओ हो तो यहाँ पर दोनों के ही स्थान पर ओकार आदेश हो जाता है, पर वाला वर्ण आदेश होता है। इसी कारण इस संधि का नाम पर रूप स्वर संधि रखा गया है। किस प्रकार देखते हैं, यथा यहाँ एक उदाहरण है प्रेजते। प्रेजते से तात्पर्य होता है अत्यंत चमकदार या जो अत्यंत तेजवान हो या बहुत ज़्यादा चमकता हो। तो यहाँ देख रहे हैं हम प्रेजते। प्रेजते का विच्छेद करेंगे प्र धन एजते। अब यहाँ प्र के अंतर्गत ए उपसर्ग ए है, ए वर्ण है। एजते के अंतर्गत इकार है, एज धातु है जो कि ए से प्रारंभ हो रही है। अब देखो प्र उपसर्ग है, वैसे तो ए धन ए अगर दोनों हो तो यहाँ पर अयादि संधि होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ए वर्ण नहीं कहा है। जो सूत्र है एंगी पर रूपम वो ए वर्ण नहीं कहता, वो कहता है ए वर्णांत उपसर्ग। ऐसा ए वर्ण जो उपसर्ग हो या उपसर्ग का अंतिम वर्ण हो, तो जैसे प्र है, उप है, तो यहाँ देखिए कि आप अंतिम वर्ण ए आता। तो ऐसे जो उपसर्ग है जो ए वर्णांत, उनसे अगर ए और ओ आदि वाली धातुएं होंगी तो ही पर रूप आदेश होगा है। ऐसा एंगी पर रूपम सूत्र में दिखा गया है। तो यहाँ प्रधन एजते हम देख रहे हैं, और प्रधन एजते में प्र में अवर्णांत उपसर्ग है प्र, और एजते जो धातु है वो एज दित्ते धातु है, और एंग इसके प्रारंभ है, ए इसका प्रारंभ है। अतः एंगी पर रूपम सूत्र से पूर्व प्लस पर के स्थान पर क्या होगा? पर रूप आदेश हो जाएगा। और पर रूप आदेश कौन सा होगा? एकार। तो यहाँ एकार आदेश हो गया, और दोनों को जोड़ देने पर प्रेजते यह रूप बन जाता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, उपोषति। उपोषति अर्थात जलाता है। यहाँ पे देखिए उप धन औषधि संधि विच्छेद होता है। उप उपसर्ग है
और इस उपसर्ग के अंत में ए वर्ण है। ओषति, यहाँ पर ओष धातु है और उसमें प्रारंभ उसका ओ से होता है, तो ये ए धन ओ बन रहा है और ए धन ओ को एंगी पररूपम सूत्र से पररूप एकादेश हो जाएगा और पररूप एकादेश ओकार होगा और संयोग करने देने पर उपधन औषधि में उपोषति यह रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार एंगी पर रूपम सूत्र के द्वारा हम अवर्णांत उपसर्ग के बाद में एंग से प्रारंभ होने वाली धातुओं का संयोग करके उन दोनों को मिलाने पर पररूप आदेश होता है। पररूप आदेश का और भी सूत्र हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं। जैसे एक वार्तिक आता है, स्कंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वार्षिक परीक्षाओं में इसका वर्णन पूछा जाता है, इसका व्याख्या पूछी जाती है, इससे संबंधित उदाहरण पूछे जाते हैं और विशेष रूप से जो साक्षात्कार वाले परीक्षाएं हैं उनमें भी अक्सर से इस वार्तिक का विशेष अवधान इस पर दिया जाता है। बहुत सी बार इससे पूछा जाता है, एक्सपर्ट इसके बारे में पूछते हैं। तो सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, यह वार्तिक है। यह वार्तिककार कात्यायन के द्वारा लिखा गया है और वो कहते हैं कि सकंदु इत्यादि शब्दों में भी पररूपम वाच्यम, पररूप कहना चाहिए। अर्थात सकंदु इत्यादि गण में जो पठित शब्द हैं उनमें पररूप आदेश होना चाहिए या पररूप आदेश करना चाहिए। अब सकंदु इत्यादि गण बहुत बड़ा है, उसके सामान्य जो प्रचलित उदाहरण हैं उनका हम यहाँ ज्ञान करेंगे, उनके बारे में जानने की प्रयास करेंगे। जैसे सकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा। इसी प्रकार आकृति गण में भी कुछ पठित शब्द हैं जैसे मार्तंड इत्यादि, उनके बारे में जानेंगे। अब ये सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम जो सूत्र है ये कहता है कि जो पररूप आदेश होगा वह किन किन के स्थान पे होगा। पूर्व और पर के विषय में हमने पढ़ चुके हैं पहले, पूर्व और पर के स्थान पर होगा, लेकिन जो पूर्ववर्ती वर्ण है वो उसके टी संज्ञक वर्ण के स्थान पर होगा। पूर्व वर्ण पर तो होगा लेकिन उसकी टी संज्ञक के स्थान पर भी होगा। जैसे सकंद्वादि इत्यादि, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सकंदु इत्यादि गणों में पठित शब्दों में पररूप एकादेश होता है और यह पररूप एकादेश पूर्ववर्ती टी संज्ञक वर्ण तथा उत्तरवर्ती अच के स्थान पर होता है। ध्यान रखिए, पूर्व और पर यहाँ कहा गया है, तो पूर्व में चूंकि सकंदु इत्यादि गण हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्ण भी हैं जिनके अंत में हो सकता है स्वर हो और बहुत सारे ऐसे वर्ण भी हैं जिनके अंत में कोई हलंत वर्ण हो। तो ऐसी दशा में यहाँ पर यह कहा गया है कि जो पूर्ववर्ती वर्ण है उसकी संपूर्ण जो टी संज्ञक जो वर्ण है उसके स्थान पर यह पररूप एकादेश होगा। जो भी उसकी टी संज्ञक वर्ण होगा उसके स्थान पर भी यह होगा, केवल अंतिम स्वर के साथ नहीं होगा, अंतिम वर्ण के साथ नहीं होगा। अब टी संज्ञा क्या है इसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो एक सूत्र आता है पाणिनि व्याकरण में, अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, अर्थात अचाम मदे यो अंत्य स आदिर्यस्य तट्टी संज्ञः स्यात्। अचाम अर्थात स्वरों में मध्य में, स्वरों के मध्य में, यो अंत्य जो अंतिम स्वर है वह, अर्थात कोई भी पद है और उसका जो अंतिम स्वर होता है एक तो वह, स आदिर्यस्य तथा वह अगर किसी व्यंजन वर्ण के आदि में हो यानी व्यंजन वर्ण से पूर्व में हो तट टी संज्ञक स्यात्, तो वह भी टी संज्ञक होगा। जैसे मधु, अब यहाँ पर अंतिम शब्द, अंतिम जो वर्ण है मधु, मधु में अंतिम स्वर कौन सा है? ऊ है। ऊ के बाद में कोई व्यंजन नहीं है तो यहाँ पर ऊकार की टी संज्ञा होगी। उसी प्रकार देखते हैं पतत, पतत में अंतिम स्वर कौन सा है? तय में स्थित अकार, इस तय के अंदर स्थित अकार
और इस ए स्वर के बाद में तकार और आता है, तो यहाँ अत, इसलिए कहा गया अचाम मध्य यो अंत्य, जो स्वरों के मध्य में अंत में अंतिम है, यहाँ पर वो और यहाँ पर ये पतत में मध्यवर्ती तकार के है। एक तो इनकी टी संज्ञा होगी, साथ ही स आदिर्यस्य, जिसके प्रारंभ में वो है, तो यहाँ तो देखिए वो अंतिम है तो इसके प्रारंभ में तो कोई है नहीं, लेकिन यहाँ पर तकार है और इस तकार के आदि में ये अकार है, तो यहाँ पर संपूर्ण अत की टी संज्ञा होगी। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जहाँ अंत में स्वर है तो वहाँ केवल उस अंतिम स्वर की, यदि अंतिम स्वर के बाद में भी कोई व्यंजन वर्ण आता है तो उस अंतिम स्वर की और उसके बाद वाले व्यंजन वर्ण की दोनों की ही टी संज्ञा होती है। अचो, स्वरों में जो अंतिम स्वर है उसकी तथा जिसके आदि में उस शब्द समुदाय की, जिसके आदि में वह है उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। यथा मनस में अस की टी संज्ञा होती है, मृत में अकार की, पतत में अत की टी संज्ञा होती है। तो इस प्रकार ये अचोन्त्यादि टी हमें बताता है कि हमें किसकी टी संज्ञा करनी है। और सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र कहता है कि जो ये आदेश होगा वो टी संज्ञक और परवर्ती वर्ण दोनों के ही स्थान पर होगा। उदाहरण देख लेते हैं, विशेष रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे शकदन अंधु, इस उदाहरण को हम लेते हैं। शकंदु ये शब्द कैसे बना, तो शकदन अंधु शकंद्वादि गण शब्द गणित में पठित शब्द है। यहाँ पर शक में अकार है, अंधु में भी प्रारंभ में अकार, तो यहाँ ए और ए ये अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र से वस्तुतः यहाँ पर दीर्घ संधि होनी थी, लेकिन यहाँ यह दीर्घ संधि का अपवाद है। और चूंकि यह सकंद्वादि गण में पठित शब्द है इसलिए यहाँ दीर्घ संधि न होकर के सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र से पररूप संधि होगी। अतः यहाँ पर शक के आकार में और अंधु के आकार को दोनों में ही जोड़ देने पर पररूप आकार आदेश हो जाता है और सकंदु रूप निष्पन्न होता है। पढ़ें इसको। इस स्थिति में शकदन अंधु स्थिति में सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक से शक में स्थित आकार जो कि टी संज्ञक वर्ण है तथा अंधु के आदि अच आकार के स्थान पर रूप आकार आदेश हो जाता है और सकंदुहु यह रूप बन जाता है। और इसके उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम करकंदु, कर्कदन अंधु अर्थात बेर का वर्ष या जो कंटकों को धारण करने वाला जिस पेड़ पर बहुत सारे कांटे होते हैं उसको भी करकंदु कहते हैं। तो करकंदु में कर्कदन अंधु यह विच्छेद होगा और यहाँ कर्क के में के अंदर जो ए है उसमें उसका और अंधु के आकार इन दोनों को ही मिलाने पर पूर्व प्लस पर के स्थान पर रूप आदेश होगा, आकार हो जाएगा और करकंदु रूप निष्पन्न होता है। यहाँ पर भी अकस्वर्ण दीर्घ सूत्र से संधि प्राप्त थी लेकिन इसका निषेध हो जाता है। उल्टा हम देखते हैं, कुलदन अटा, यहाँ पर आकार और आकार दोनों को ही मिला करके सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र से पर रूप आदेश और उल्टा पद निष्पन्न होता है। मनीषा में मनस दन ईसा यह विच्छेद होगा। मनस में अस की टी संज्ञा होगी और अस की टी संज्ञा और ईसा के इकार इन दोनों के ही स्थान पर रूप आदेश हो जाएगा और पररूप आदेश इकार होगा और जोड़ देने पर अस और ई दोनों के स्थान पर केवल मात्र ई ही शेष रहेगा और मनीषा यह रूप निष्पन्न होता है। उसी प्रकार देखते हैं हलिशा, हलदनिशा आकार और इकार के स्थान पर सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र से इकार आदेश और हलिशा रूप बनता है। लांगलिशा, लांगल दल ईशा, इसमें आकार और ई दोनों के ही मिलाने पर सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र से इकार आदेश होकर लांगलिशा अर्थात हल का एक दंड वह निष्पन्न होता है। एक विशेष इसका उदाहरण है सारंग, उसके विषय में जान लेते हैं। सारंग सार दन अंग इसका विच्छेद होगा। सार में आकार है और अंग के आकार दोनों में ही सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम सूत्र से पररूप एकादेश होने पर सारंग
पद निष्पन्न होता है। लेकिन ध्यान रखें, सारंग शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है चातक और हरिण। लेकिन जब हम चातक अर्थ पढ़ेंगे तभी यहाँ पर रूप संधि होगी। अगर हम इसका हरिण अर्थ पढ़ते हैं तो वहाँ पर रूप आदेश न होकर के अकश सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि होगी और वहाँ पर सारांग पद बनता है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। सारंग और सारांग दो पद हैं। सारंग से तात्पर्य चातक और सारांग अर्थात हरिण, लेकिन उन दोनों का ही विच्छेद सारधन अंग ही होता है। एक सारंग का अर्थ होता है चातक और सारांग का अर्थ होता है हरिण, लेकिन विच्छेद सारधन अंग ही होता है। अतः यहाँ विशेष ध्यान की अवधान की आवश्यकता है, विशेष सावधानी की आवश्यकता है कि जब हरिण अर्थ करना हो तब हमें दीर्घ संधि करनी है, और जब हमें चातक अर्थ करना हो तब हमें पर रूप संधि करनी है। इसी प्रकार जो प्रचलित उदाहरण है सीमंत, सीमाधन अंत, तो यहाँ देखिए आ और ए इन दोनों को ही मिलाने पर यहाँ पर रूप एकादेश होता है, किंतु और किसी सूत्र से यहाँ पर वृद्धि भी हो जाती, इसलिए सीमांत पद बनता है। इसको विशेष ध्यान रखें, यहाँ सीमंत नहीं बनता है, सीमांत नहीं बनता है, यहाँ पर गलत लिखा दिया है और इसका यह है सीमंत बनता है। सीमाधन अंत में सीमंत निष्पन्न होता है। इसको ये आप जो सीमांत लिखा है उसको सही कर लें, यहाँ पर सीमंत है। सीमंत अर्थात केसों की सीमा, जिसे मांग इत्यादि नाम से भी जाना जाता है, सीमंत। मार्तंड, मृतदन अंड है, मृतदन अंड है मार्तंड। यहाँ पर मृतदन अंड में तकार और तकार में स्थित अकार और अंड के आकार को दोनों को मिलाकर अकार ही आदेश होता है, पररूप आदेश होता है, तो शब्द बनता है मृतंड है। मृतंड शब्द से पुनः यहाँ पर अण प्रत्यय इससे लग जाता है, तो मार्तंड पद निष्पन्न होता है। मृतंडे भवै इति मार्तंड है। मार्तंड अर्थात मृतंड प्लस अण। इस प्रकार यहाँ पर हमने पर रूप संधि के अंतर्गत एंगी पर रूपम सूत्र और सकंदवादिषु पर रूपम वाच्यम इस वार्तिक का अध्ययन किया है। और भी इसके कुछ सूत्र हैं जिसका हम पर रूप स्वर संधि के द्वितीय भाग में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, और विस्तृत रूप से हम इसके शेष सूत्रों को द्वितीय भाग में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।